Assalamu alaikum bachcho. We are here with the discussion of chapter number 3, that is week 3, lecture number 1 of the subject of organizational behavior. तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम एंड किया था और हम जो बार बार एक डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल। अगर आप इस मॉडल पे एक नज़र डालें तो यू पीपल वुड रिमेंबर दैट कि इसके अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट, मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। ओके, और हमारी जो पूरी डिस्कशन थी दैट स्टार्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी हम डिपेंडेंट वेरिएबल से हमने बोलने बात स्टार्ट की थी। चैप्टर 1 था हमारा जिसमें ओबी का बैकग्राउंड था। देन हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था जॉब परफॉर्मेंस का। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3, that is focused on organizational commitment. Now, interestingly, commitment is a word that is being used by us, by everyone in ordinary communication. जब भी हम किसी से बात करते हैं हम अक्सर कहते हैं मेरी कमिटमेंट है आपके साथ, बट कमिटमेंट है क्या, उसकी सेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या होती है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो in order to identify the value of organizational commitment, you people have to go through from this case study. I mean, in case of PwC, an audit firm is given at the beginning of the chapter. So just go through from this case and you will identify कि employees की commitment क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या importance है। तो उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट को डिफाइन करते हैं। कमिटमेंट जैसे हमने अभी बात की थी कि इट्स अ वर्ड दैट इज बीइंग ऑफन यूज्ड बाय अस इन कम्युनिकेशन। तो कमिटमेंट हम अक्सर औकात किसी से वादा शो करने के लिए या किसी को यकीन दिलाने के लिए कि आई एम विद यू या आई एम विद, मैंने जो बात किया मैं पूरी करूंगा, ठीक है, ये कमिटमेंट कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप आ गए हैं तो आप कहें कि मैं आपके साथ हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ हमेशा, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा आपको, डोंट यू वरी। ये कमिटमेंट की फीलिंग्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के पहले सेंटेंस को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट वही मीनिंग्स, वही सेंस आपको शो हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट इज डिफाइंड एज द डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर वो चाहता है कि मैं मेंबर हूँ ऑर्गेनाइजेशन को और हमेशा हूँ, तो ये कमिटमेंट की फीलिंग्स हैं। कमिटमेंट का जो अपोजिट है ना, ये विड्रॉल है। कमिटमेंट में तो इंसान रहना चाहता है, विड्रॉल में वो भागता है, वो दूर जाता है ऑर्गेनाइजेशन से और वो उससे अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली कमिटमेंट में हमने रहना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो विड्रॉल में क्या होगा, अल्टीमेटली इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे। तो ये दोनों जो कंट्रास्टिंग वेरिएबल्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, हमने एक चीज़ जो है वो गौर करनी है कि इधर इट इज़ एटीट्यूड और बिहेवियर। तो बेसिकली कमिटमेंट एक इंसान की फीलिंग्स है ना, या एक इंसान की डिज़ायर है, एंड डिज़ायर्स तो कभी नहीं शो होती एक्शन से, ठीक है। हाँ, ये है कि वो जब बात कर देगा, एक्शन से शो करेगा, लेके दिखा देगा, दिन तो पता चलेगा, लेकिन इसके अलावा वो कभी नज़र नहीं आएगी रूटीन में। तो जो चीज़ रूटीन में नज़र नहीं आती, जो हम नहीं किसी को बताते, तो दैट इज़ नॉट बिहेवियर, दैट इज़ बेसिकली एन एटीट्यूड। तो कमिटमेंट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एटीट्यूड। अब कमिटमेंट जो है उसके सोर्सेज क्या है, क्यों हम कमिटेड होते हैं किसी भी के साथ, लाइक हम यहाँ फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट को, तो तीन उसके सोर्सेज हो सकते हैं। पहला अफेक्टिव कमिटमेंट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस कमिटमेंट है, एंड थर्ड वन इज नॉर्मेटिव कमिटमेंट। Affective commitment, as the name signifies, it is based on affection. That commitment is derived from the affection we have with the organization. आपको ऑर्गेनाइजेशन की से किसी वजह से अफेक्शन हो जाए, वो लव वाली फीलिंग्स हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इमोशनल लेवल की अटैचमेंट हो, तो ये जो है ये हमारी अफेक्टिव कमिटमेंट कहलाएगी। देन कॉन्टिन्यूअस कमिटमेंट है, कॉन्टिन्यू से निकला है। जब आप कमिटेड हो कंटिन्यू रहने की वजह से, आप कहें मैंने इसके पास इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, एफर्ट लगाई है, इतने साल मैंने गुजारे हैं, ठीक है, तो मुझे फ़ायदा चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन से। या आपको नज़र आ रहा है मेरी प्रमोशन होने वाली है, ठीक है, अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो प्रमोशन नहीं होगी, उस वजह से आप ना जाएं। ये जो आप रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये बेसिकली आप बेनिफिट के लिए रहे हैं। या आपको लगता है कि सैलरी इंक्रीज होने वाली है, बोनस लगने वाला है, उसकी वजह से आप स्टे कर जाते हो, तो ये कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट है। आपको लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी घर के करीब है,
ठीक है, मैं अगर यहाँ से सपोज कराची जाता हूँ, कराची मेरी डबल सैलरी हो जाएगी लेकिन मेरा खर्चा 3 गुना बढ़ जाएगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है। अगेन यू आर लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट्स आर द बेनिफिट्स, तो अगेन इट्स कंटिन्यूअस कमिटमेंट। देन द लास्ट वन इज नॉर्मेटिव कमिटमेंट, नॉर्म्स से निकला है। अक्सर कहते हैं ना मेरी नॉर्म्स के खिलाफ है, मेरी नॉर्म्स इजाज़त नहीं देती हैं इस चीज़ की। If you are committed with an organization because of norms, because of the moral values, so that form of commitment would be called as normative commitment. Then there are types of organizational commitment की further elaboration है इस diagram में। आप यहाँ से देख सकते हैं कि effective commitment is emotion based, continuous commitment is cost based, as normative commitment is obligation based। तो लाइक अगर आप देखें effective commitment में इसमें तीनों जो बातें लिखी हुई है ना कॉलम के अंदर, those are related to affection। सब my best friend is there, या वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, ठीक है। ड्यूटीज आर रिवार्डिंग, रिवार्डिंग डजंट मीन इन फाइनेंशियल टर्म्स, लाइक आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, वहाँ पे आपको लग रहा है कि यार जो है माहौल बड़ा अच्छा है, ठीक है, वहाँ हमेशा जो है मेरी दोस्तियाँ बनती हैं, लोगों से अच्छे तल्लुकात होते हैं। ये इमोशंस है ना, तो ये इमोशनल होने की वजह से ये आपके इफेक्टिव कमिटमेंट है। बेनिफिट्स हैं जिस तरह प्रमोशन ड्यू है, सैलरी और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल जो है बच्चों के नज़दीक है, दूर जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस है। नॉर्मेटिव है, ठीक है, माय बॉस हैज इन्वेस्टेड सो मच टाइम इन मी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए कंपनी ने, मैं ज़ाया कर दूंगा वो। माय ऑर्गेनाइजेशन गेव मी अ स्टार्ट, माय एम्प्लॉयर हैज हेल्प मी आउट ऑफ अ जैम इन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स। ठीक है, ये जो है ना कि मुझे कब हेल्प की गई है तो मैं मॉरली बाउंड हूँ, तो ये बेसिकली आपकी नॉर्मेटिव कमिटमेंट बन गई। अब इसकी थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स हैं। अफेक्टिव कमिटमेंट हमने पहले डिस्कस किया, बेस्ड ऑन अफेक्शन एंड इमोशंस है। इसको आप यूँ ही आगे इसकी आउटकम्स देख सकते हैं, खुद इमेजिन करें कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादा अफेक्शनेट हैं या इमोशनल अटैचमेंट है आपकी उसके साथ, तो आप खुद उसके बारे में कैसा बिहेव करोगे। आप आपका जो बिहेवियर उस इंडिविजुअल की तरफ होगा वो सिटीजन बिहेवियर होगा, ठीक है, कि आप जो है वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी उसके साथ के लिए तैयार होंगे, आप वॉलंटियरली काम करने के लिए तैयार होंगे। लाइक बूटस्ट्रीजम है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप कमिटेड ज़्यादा हैं, आप उसकी तारीफ करेंगे लोगों के सामने, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए, उसके एम्प्लॉइज़ के लिए आप स्पोर्ट्समैनशिप बिहेवियर रखते होंगे, ठीक है, और आपका हेल्पिंग रिस्पांस होगा उनकी तरफ। ये क्या है, ये बेसिकली इफेक्टिव कमिटमेंट है। तो इट्स एन एक्टिव फॉर्म ऑफ लॉयल्टी, इसमें आप एक्टिव होते हैं। देन इरोजन मॉडल है इसमें, कि जिन लोगों का इरोड होगा ना कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है वो लोग, हमने अभी जैसे डिस्कस किया ना, कमिटमेंट इज एक्चुअली कि विलिंगनेस टू स्टे इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कमिटमेंट कम हो रही है तो इसका मतलब विलिंगनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करने की कम हो रही है, एंड देयर इज increased possibility that you will leave that organization in near future or in far future। ठीक है, तो ये इरोजन मॉडल है। देन सोशल इन्फ्लुएंस मॉडल है कि सोशली इन्फ्लुएंस होता है। अफेक्टिव कमिटमेंट स्प्रेड्स लाइक कंटेजियस डिजीजेस। कंटेजियस आप जानते हैं, एक डिजीज एक से दूसरे को लगती है, वायरल होती हैं, जैसे कि अगर एक बंदा कमिटेड है तो दूसरे कमिटेड हो सकते हैं उसकी वजह से, या एक बंदा कम कमिटेड है तो दूसरे कम कमिटेड हो सकते हैं उसकी वजह से। जिस तरह लास्ट पॉइंट पढ़ें तो आपको थोड़ी सी एलेबोरेशन और मिलेगी कि एम्प्लॉइज विद डायरेक्ट लिंक विद द लीवर्स आर मोस्ट लाइकली टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया है, आपका दोस्त है, आप उसके साथ अटैच थे, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप भी वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ अफेक्शनेट थे, कमिटमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन से किसी से ज़्यादा उसके साथ थी, और उसकी कमिटमेंट कम थी, तो आपकी भी इफेक्टिव कमिटमेंट रिलेटिवली कम हो जाएगी। क्योंकि अक्सर जो अफेक्शन है दैट इज विद द पीपल मोस्टली ना, ठीक है, बॉस के साथ हो सकता है, पीयर्स के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, तो अगर वो चले जाते हैं तो आपके भी जाने के चांस ज़्यादा होंगे। कंटिन्यूअस कमिटमेंट है, हमने अभी जैसे डिस्कस किया था, वो कंटिन्यू रहने की वजह से, जब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं कि आपको लग रहा है कि वहाँ रहने में फ़ायदा है, तो ये कंटिन्यूअस कमिटमेंट है। तो कंटिन्यूअस कमिटमेंट डील्स विद बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद लिविंग इट। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि मैं, आपको कराची में ऑप्शन मिली है जॉब की, लाहौर में आप 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, कराची में 2 लाख मिल रही है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि फैमिली एडजस्ट नहीं होगी कराची में, कराची में यहाँ आप लाख रुपए में से में आप 30,000 बचा लेते हैं, कराची जाएंगे तो आपका 10,000 बचेगा या 30,000 ही बचेगा, तो 2 लाख में 30,000 बचाना है और लाख में 30,000 बचाना है, तो कोई फ़ायदा तो नहीं कराची जाने का। तो आप कहते हैं मैं यहीं रह जाता हूँ, यहाँ लाख रुपए ही काफ़ी है मेरे लिए, तो ये कंटिन्यूअस कमिटमेंट है आपकी। It may be an outcome of the situation when one invests time
एफर्ट्स एंड एनर्जी एंड परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटीज। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, देन लेटर ऑन यू से दैट कि भाई मैंने तो बड़ा टाइम लगाया यहाँ, अब तो मेरा फ़ायदा उठाने का वक्त है, तो मैंने तो फ़ायदा उठाए बगैर नहीं जाऊँगा। अब ये जो फीलिंग्स हैं ये भी कंटिन्यूअस कमिटमेंट है। द लैक ऑफ जॉब ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास जॉब कोई ना हो और आप यहाँ रुक जाओ, तो ये भी बेसिकली फ़ायदा ही है ना, यहाँ रुकने में फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ वाई यू आर कंटिन्यूइंग योर जॉब, ये भी कंटिन्यूअस कमिटमेंट है। एंड इट्स अ पैसिव फॉर्म ऑफ लॉयल्टी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें आप रिएक्टिव हैं, आप एक्टिव नहीं हैं। अफेक्टिव में आप एक्टिव होते हैं, इसमें आप रिएक्टिव हैं। एंड एम्बेडेडनेस की सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ फिट विद ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी, कि बेसिकली जो है इसके अंदर जो है ना एक एम्बेडेडनेस की फीलिंग्स होती हैं कि आप जो है ये जो कंटिन्यूस कमिटमेंट है ये आपको हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी दोनों को लिंक करने में। जिस तरह सोसाइटी में आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कंटिन्यूस कमिटमेंट फील करोगे। आपके बच्चों की फ़ी निकल रही है, आपका जो है वो स्कूल नज़दीक है, आपको छुट्टी मिल जाती है, तो ये सारे फ़ायदे हैं ना। तो इन फ़ायदों की वजह से आप अपनी जो फैमिली लाइफ है, ये जो सोसाइटी की लाइफ है, उसको भी बैलेंस करने के काबिल हो गए हैं। तो ये एम्बेडेडनेस की सिचुएशन है। देन नॉर्मेटिव कमिटमेंट है बच्चों, जब हम नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज़ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होते हैं, दैट इज़ नॉर्मेटिव कमिटमेंट। तो नॉर्मेटिव कमिटमेंट जो है कुछ इस तरह से हो सकती है, लाइक पास्ट में आपने कोई बेनिफिट लिया है ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो नॉर्मेटिव है। जिस तरह एक मेरा जानने वाले थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी सर्जरी का कुछ 6 से 7 लाख रुपए उनका खर्चा आया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी पूरी सर्जरी का खर्चा दिया। उनकी टांग का फ्रैक्चर हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, वो 3 मंथ्स बेड पे रहे तो उसकी सैलरी भी आती नहीं। आफ्टर 3 मंथ्स उसने जाके ज्वाइन किया अपने ऑफिस में, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और मजे की बात है, विद इन अ मंथ उसको साथ वाली ऑर्गेनाइजेशन से डबल सैलरी की ऑफर आई कि हमें ज्वाइन कर लो, बट ही नेवर वेंट फॉर दैट जॉब। अब सोचे वो क्यों नहीं किया होगा, तीनों में से कौन सी कमिटमेंट होगी जिसकी वजह से वो नहीं गया होगा। तो ये मैं आपसे डिस्कशन में पूछूंगा अभी से। ओके, तो एक तो बेनिफिट्स हैं, देन दूसरा वॉलंटियरी वर्किंग। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा काम करती है जो वॉलंटियर है, जिस तरह ईदी फाउंडेशन को हेल्प करना, गरीबों की मदद करना, यतीमों को की परवरिश करना, यतीमों को पढ़ाना स्कूल में। अब जब आपको ये पता चलता है ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है, तो आपको एक मोटिवेशन फील होता है कि यार ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी की तरफ। ठीक है, तो उससे भी आप जो आपको जो एक मॉरल वैल्यू फील होगी ना, मॉरल अटैचमेंट फील होगी, वो आपके नॉर्मेटिव कमिटमेंट की बर्थ बनेगी। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ कमिटमेंट हैं। आपने बच्चों ये असेसमेंट पढ़नी है। एक तो मैंने असेसमेंट आपको बताई है ओरली, कि आप लोगों ने, वो जो एग्जांपल है एक स्टूडेंट की मैंने बताई है, अपने दोस्त की बताई है, उसको आपने देखना है। दूसरा ये आपके असेसमेंट है, इसको आपने देखना है, इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कमिंग क्लास में। आपको मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, तो इस असेसमेंट को आपने फिल करके आना है। नाउ बेसिकली बच्चों, जब एक इंसान बुरा फील करता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसको फील होता है सॉरी, उसको फील होता है कि नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसकी कमिटमेंट लेवल कम होगी। लेकिन वो नेगेटिव इवेंट्स को रिस्पॉन्ड कैसे करता है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 तरह से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, या लाइक एक कंस्ट्रक्टिवली और एक पैसिव डिस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिवली यानी पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, आप बेहतरी के लिए कोशिश कर रही हैं। ये डिस्ट्रक्टिव है, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है। फिर एक्टिवली एंड पैसिवली, आप एक्टिव हैं या आप पैसिव हैं। एक्टिव क्या है, यानी आप बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। पैसिव क्या है, आप रिएक्टिव हैं, यहाँ आप एक्टिव होंगे, यहाँ आप रिएक्टिव होंगे। अच्छा, उनमें से वॉइस है पहला। वॉइस में देखिए आप क्या हैं, आप एक्टिव भी हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हैं। आप आवाज़ उठाएंगे, रोला डालेंगे, विसल ब्लोइंग करेंगे कि यार ये गलत काम हो रहा है, बॉस को बताएंगे सर ये गलत हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे बता देंगे ये गलत काम हो रहा है, फलां बंदे को बताएंगे ये गलत काम हो रहा है, ये वॉइस कहलाता है। इसके मुकाबले में जब आप वही काम करते हैं, एक्टिवली करते हैं, लेकिन अच्छी नीयत से नहीं करते, बेहतरी के लिए नहीं करते, दैट इज एग्जिट। आप कहते हैं भाड़ में जाए, मैं जा रहा हूँ, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमिटमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे कमिटमेंट जो है वो हाई है, और एग्जिट की सिचुएशन में जो कमिटमेंट का लेवल है वो लो है। ठीक है, यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि कमिटमेंट इज लो, तभी तो आप छोड़ के जा रहे हैं। हमने बात की थी कि कमिटमेंट में इंसान छोड़ के नहीं जाता। देन पैसिव सिचुएशन है। पैसिव में आप क्या होंगे, आप एक्टिव नहीं होंगे, आप रिएक्टिव होंगे। लेकिन इसमें क्या है, आप कंस्ट्रक्टिवली हैं, आप लॉयल हैं। ठीक है, जिस तरह देखे ना, वो कायदे आज़म एक दफ़ा तकरीर फरमा रहे थे, तो तकरीर को अंग्रेज़ी में थी, तो एक बाबा जी बैठे थे, तो किसी ने पूछा बाबा जी आपको कायदे आज़म की बात की समझ आ रही है?
अब वो बाबा जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रही। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या सुन रहे हैं? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कायद आज़म क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है ये जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अब ये जो फीलिंग्स थी वो बाबा जी की, वो क्या थे? पैसिव थे ना, एक्टिव तो नहीं थे ना, समझ तो आ ही नहीं रही थी, लेकिन कंस्ट्रक्टिव थे। ये लॉयल्टी की सिचुएशन है। जिस तरह इंसान कहता है ना कि नहीं नहीं इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और आगे इंशाल्लाह मजीद इंप्रूव होंगी। ये वाली जो फीलिंग्स है ना, ये पैसिव हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, ठीक है, और लॉयल्टी की सिचुएशन ये कहलाती है। अच्छा, और लास्ट वन इज अगेन, यहाँ पे आप कमिटमेंट है, आपकी कमिटमेंट है ना, आप लॉयल हैं, ठीक है, आप पॉजिटिवली की बात करें, होप की बात करें, पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, ठीक है। इसके मुकाबले में निगलेक्ट है, इग्नोर कर, ठीक है, ये देखें, ये डिस्ट्रक्टिव है और ये पैसिव है। जब आप निगलेक्ट करते हैं, आप इग्नोर करते हैं चीज़ों, आप कहते हैं बाहर में जाएं, जो चीज़ें हो रही हैं होने दें, कोई गलत काम कर रहा है करने दें, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें कर रही हैं तो आप इग्नोर कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये इट विल लीड टू एग्जिट। तो ये भी कमिटमेंट के लो है सिचुएशन। तो दो सिचुएशन है जिनमें कमिटमेंट लो होगी, वो डिस्ट्रक्टिव है, और दो हैं जिनमें कमिटमेंट हाई होगी, वो कंस्ट्रक्टिव है, वाइस और लायलिटी की सिचुएशन। तो इन्हीं चीज़ों से हम बेसिकली जो है वो चार तरह के, अगर आप देखिए नीचे नोट पे लिखा है, कमिटमेंट इंक्रीजेस रिस्पॉन्सेज ऑफ वाइस एंड लॉयलिटी व्हाइल रिड्यूसेस एग्जिट एंड निगलेक्ट। जब आप कमिटेड होंगे तो आप वाइस और लॉयलिटी ज़्यादा शो करेंगे, और एग्जिट और निगलेक्ट जो है वो कम शो करेंगे। तो इसी से हम चार तरह के एम्प्लॉइज जो है वो ड्रॉ करते हैं, जिसमें कमिटमेंट और टास्क परफॉर्मेंस का रिलेशन लिया गया है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। टास्क परफॉर्मेंस हाई है और टास्क परफॉर्मेंस लो है। देन वी हैव कमिटमेंट दैट इज ईदर हाई और इट इज लो। ओके, वो इंडिविजुअल जिनकी कमिटमेंट भी हाई है लेकिन उनकी टास्क परफॉर्मेंस भी हाई है, दोज पीपल आर कॉल्ड स्टार्स। दीज आर द आइडियल एम्प्लॉइज जो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, कमिटेड भी बहुत है, हमेशा आवाज़ उठाएंगे, बेहतरी की बात करेंगे, पॉजिटिव होंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये लोग जो है ये स्टार्स कहलाते हैं। लोन वुल्व्स हैं, परफॉर्मेंस हाई है लेकिन कमिटमेंट लो है, यानी अकेले काम है, अकेले डूअर हैं, अकेले इनको काम दे करते रहेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मशवरा लेंगे तो हो सकता है ये अवॉइड करें, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स में हो सकता है इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो ये वाले जो लोग हैं ये लोन वुल्व्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके मुकाबले में टास्क परफॉर्मेंस लो वाले हैं, सिटीजन्स लोग हैं। सिटीजन वो लोग हैं जो परफॉर्मेंस तो जिनकी लो है लेकिन कमिटमेंट हाई है, काम खुद नहीं आता लेकिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, हर नए आने वाले बंदे को वेलकम करेंगे, ठीक है, हर कोई ऐसा काम हो रहा होगा तो उसमें इन्वॉल्व होंगे, मशवरा देंगे, ओपिनियन देंगे, खुद कुछ कर सकें या ना कर सकें, लेकिन कमिटमेंट उनकी हाई होती है, सिटीजन्स कहलाते हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा रोल कर रहे हैं ना, अपनी ड्यूटी तो नहीं होती, तो ये दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो उनका हिस्सा नहीं है ड्यूटी का, ठीक है, क्योंकि अपनी ड्यूटी का हिस्सा तो टास्क परफॉर्मेंस है ना। तो दैट इज़ वाई ये सिटीजन्स कहलाते हैं। और एपेथेटिक्स हैं। एपेथेटिक्स वो लोग हैं, दे आर बोथ लो एट परफॉर्मेंस एंड लो एट कमिटमेंट। ना परफॉर्मेंस अच्छी है ना इनकी कमिटमेंट अच्छी है, तो ये जो है हो सकता है एग्जिट की सिचुएशन में चले जाएं। अच्छा, अब ये जो चारों लोग हैं ये चारों लोग डिफरेंट तरीकों से बिहेव करते हैं, ठीक है। अब कैसे ये बिहेव करते हैं उसको हम ज़रा, सॉरी मैं सॉरी 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 इसको हम देखते हैं कि वो किस तरह से लाइक बिहेव करते हैं। इसके पर्सपेक्टिव को अगर हम देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि ये जो चारों लोग हैं ना, ये कमिटमेंट को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कमिटमेंट और परफॉर्मेंस दोनों वेरिएबल्स हैं। तो ये कमिटमेंट की डिपिक्शन हो रही है कि कमिटमेंट जो है हाई है या कमिटमेंट जो है वो लो है, तो उसको वो रिएक्ट करेंगे। वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे वही हमने इसमें देखना है कि वो किस तरह इसके रिएक्शन को जो है वो शो करते हैं, लाइक सॉरी, स्टार्स की हमने अभी बात की थी। तो स्टार्स आप खुद सोचें कि स्टार्स जो है वो क्या शो करेंगे इन चारों में से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्टार्स आर मोर लाइकली टू इन्वॉल्व इन, लाइक व्हाट इफ आई आस्क यू, क्योंकि अगर लाइव होता है सेशन तो आई वुड श्योरली आस्क यू कि वो किस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ज़्यादा चांस ये है कि ये वॉइस के बिहेवियर में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जो स्टार्स हैं दोज आर मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द सिचुएशन ऑफ वॉइस, ठीक है, मैं वी लिख रहा हूँ उसके लिए। अच्छा, जो लोन वोल्व्स हैं इसके मुकाबले में, जी लोन वोल्व्स जो हैं वो किस में इन्वॉल्व होंगे? लोन वोल्व्स जो हैं बिकॉज वो इंडिपेंडेंट परफॉर्मर्स होते हैं, वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है।
तो दैट इज़ वाई ये जो लोग हैं ये कम चांस हैं कि ये इन्वॉल्व हो वॉइस के बिहेवियर में। तो इन लोगों का जो है बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा फोकस वो गोल्स पे होता है, गोल्स के अचीव पे होता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव इवेंट्स आएंगे तो दे में एग्जिट, ठीक है, एग्जिट की सिचुएशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये गुड परफॉर्मर्स हैं, इन्हें अपनी परफॉर्मेंस से लिंक होता है, इन्हें परफॉर्मेंस के लिए अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। कोई बैड इवेंट होगा तो दे माइट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एग्जिट की सिचुएशन में होगा। इन इन लोगों का फिर क्या हुआ कि ये दोनों जो है ये एक्टिव हैं, स्टार्स भी और लोन वुल्फ भी, ये क्या है, ये एक्टिव की सिचुएशंस हैं। अगर आप देखें ना तो नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली ये एक्टिव लोग थे ना हमारे, जैसे ये देखिए ये एक्टिव हैं दोनों, ठीक है, वॉइस भी और एग्जिट भी, ठीक है। तो इसी पर्सपेक्टिव से हम वापस आते हैं, दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। सिटीजन्स इसके मुकाबले में क्या करेंगे? सिटीजन की अगर आप देखिए परफॉर्मेंस हाई है, कमिटमेंट परफॉर्मेंस लो है सॉरी, और कमिटमेंट हाई है। तो ये लोग जो हैं ये क्या करेंगे, ये अपने एक्शंस के थ्रू शो करेंगे, ठीक है, अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ज़रिए शो करेंगे कि इन्होंने किस तरह जो है वो परफॉर्म करना है, किस तरह एक्ट करना है, किस तरह रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये अक्सर औकात होप भी दिलाएंगे, तो ये लॉयल्टी की सिचुएशन में होंगी, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है परफॉर्म कम करते हैं लेकिन ये हमेशा बेहतरी की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये लॉयल्टी की सिचुएशन में होंगी। तो इसके मुकाबले में ये जो एपेथेटिक्स लोग हैं ये क्या होंगे, ये निगलेक्ट की सिचुएशन में होंगे। एक ही हमारा ऑप्शन रह जाता है कि ये निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ना तो परफॉर्म अच्छा करते हैं और ना ही इनकी कमिटमेंट है। तो ये निगलेक्ट करते हैं कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, हमारा जब तक दाल गलती है हम दाल गलाते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग लीव करके यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दे बिहेव। तो ये कमिटमेंट की एप्लीकेशन है वर्क प्लेस के ऊपर। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब कमिटमेंट का जो अपोजिट है ना, जब लोग कमिटेड नहीं होते हैं तो दैट इज कॉल्ड विड्रॉल, ठीक है। अब विड्रॉल क्या है बेसिकली? विड्रॉल बिहेवियर आर द एक्शन अ पर्सन टेक्स व्हेन दे बिकम फिजिकली एंड आर साइकोलॉजिकली डिसएंगेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हमने पहले भी डिफाइन किया था स्लाइड नंबर 1 में भी, अगर आपको याद हो। तो विड्रॉल डिफाइंड अ सेट ऑफ एक्शन दैट इंप्लाइज परफॉर्म टू अवॉइड द वर्क सिचुएशन, ठीक है। ये दो डेफिनेशन मैंने लिख दी हैं, तो आप इनमें से किसी एक को ध्यान में रखिए। कमिटमेंट का अपोजिट जो है वो विड्रॉल है। अब जो कमिटमेंट है आपको याद हो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि किन चीज़ों में कमिटमेंट नहीं होती है, दो चीज़ों में नहीं होती है, एक एग्जिट में नहीं होती है और एक निगलेक्ट में नहीं होती है। तो ये बेसिकली यही आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि दो तरह की विड्रॉल है, साइकोलॉजिकल विड्रॉल है और फिजिकल विड्रॉल है। साइकोलॉजिकल है जब आप जहनी तौर पे विड्रॉ कर चुके होती हैं, आप जहनी तौर पे तैयार होते हैं मैंने यहाँ नहीं रहना, तो वो आपकी निगलेक्ट की सिचुएशन है। और एग्जिट है जब आप फिजिकली छोड़ देते हैं, एक्शन से साबित कर दिया आपने, वो फिजिकल विड्रॉल है आपकी। तो आप डेफिनेशन मजीद देख भी सकते हैं कि साइकोलॉजिकल विड्रॉल कंसिस्ट ऑफ एक्शंस दैट प्रोवाइड अ मेंटल एस्केप फ्रॉम वर्क एनवायरनमेंट, आप भागने की कोशिश करते हैं। और फिजिकल विड्रॉल क्या कंसिस्ट ऑफ एक्शन दैट प्रोवाइड्स अ फिजिकल एस्केप वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आप जो है फिजिकली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से भागने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है ना ज़हनी तौर पे गैर हाजिर रहना ऑर्गेनाइजेशन पे, एक होता है फिजिकली गैर हाजिर रहना ऑर्गेनाइजेशन से। तो साइकोलॉजिकल विड्रॉल में है लाइक वार्म चेयर एट्रिशन, यानी आपकी चेयर गर्म रहती है लेकिन आप अवेलेबल नहीं होते वहां पे, ठीक है। चेयर आपने ऑक्यूपाई की हुई है, चेयर पे मौजूद हैं आप, सीट आपकी मौजूद है लेकिन आप ऑफिस में नहीं है। ये जो है ये साइकोलॉजिकल विड्रॉल की एक फॉर्म है कि सीट पे बैठे भी होंगे तो एब्सेंट होगे। और फिजिकल विड्रॉल में क्या है, आप फिजिकली वहां से जो है वो मौजूद नहीं होते। अब ये इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है बच्चों साइकोलॉजिकल विड्रॉल की, और फिजिकल विड्रॉल की बुक से भी आप देख सकते हैं। अब ज़रा इनको हम डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिकल विड्रॉल कैसे हो सकती है। वो 5 तरह से हो सकती है। डे ड्रीमिंग, situation when implies appear to be working but are actually distracted by random thoughts, यानी दिन को ख्वाब नहीं जो देख रहा होता, अपनी कुर्सी पे बैठा है, लगा हुआ है, लग रहा है कि काम कर रहा है लेकिन बेसिकली वो किन्हीं और सोचों में गुम है, ये डे ड्रीमिंग है। सोशलाइजिंग, यानी आप अपनी सीट की बजाय किसी और के पास बैठे हैं, ठीक है, आप वहाँ गपशप लगा रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, और टॉपिक्स के से रिलेटेड नहीं, टॉपिक के अलावा जो बातें हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, किसी मूवी को डिस्कस कर रहे हैं, ये सोशलाइजिंग कहलाएगा। लुक बिजी, इसमें इंटेंशनल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय टू लुक लाइक दे आर वर्किंग, इसमें आप इंप्रेशन मैनेजमेंट एक्चुअली अपना कर रहे होते हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, ओरिजिनली आप काम नहीं कर रहे होते, ये भी साइकोलॉजिकल विड्रॉल है।
मून लाइटिंग है, यूजिंग वर्क टाइम एंड रिसोर्सेज टू कंप्लीट टास्क दैट आर नॉट पार्ट ऑफ जॉब। ठीक है, कि आप जो है वो अपने रिसोर्सेज को अपने पर्सनल मकसद के लिए या और कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए या ऑफिस की जॉब के लिए नहीं कर रहे, ये मून लाइटिंग कहलाता है। साइबर लॉफिंग जो है, ये जैसे लोफर का वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि लोफर का वर्ड आम जबान में इस्तेमाल होता है आवारागर्द के लिए। तो साइबर लॉफिंग ये है कि आप साइबर पे बैठ के यानी इंटरनेट पे बैठ के आवारागर्दी कर रहे हैं, कभी कभी फेसबुक हो रहे हैं, कभी व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक के पेज पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि आप जहनी तौर पे काम में इन्वॉल्व नहीं है। ये पांच चीज़ें जहनी तौर पे आपके काम की एब्सेंस को बता रही हैं। और जब आप फिजिकली विड्रॉ हो, जहनी तौर पे नहीं, फिजिकली, लाइक लेट आना, जल्दी चले जाना, टार्डीनेस कहलाता है ये। ठीक है, जल्दी चले जाना और लेट आना। अब आप यानी फिजिकली अवेलेबल नहीं है ना। लॉन्ग ब्रेक्स हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है आधे घंटे की ब्रेक है, आप 2 घंटे के बाद वापस आते हैं, ये लॉन्ग ब्रेक है। जोहर की नमाज पढ़ने जाते हैं और जोहरैन पढ़ के आते हैं। ठीक है, ये वाली जो स्टेटस है ये भी फिजिकल विड्रॉल है। मिसिंग मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स में ना आना। ठीक है, आप मीटिंग इग्नोर कर दिया आपने कोई, वो मिसिंग मीटिंग्स कहलाएगा। एब्सेंटिज्म है, आप जो है एक पूरे दिन के लिए एब्सेंट जब रहे हैं तो ये एब्सेंटिज्म कहलाएगा। मीटिंग तो पार्ट ऑफ द डे है, तो अगर आप पूरे दिन के लिए एब्सेंट रहे हैं तो एब्सेंटिज्म है। और क्विटिंग है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, तो ये भी फिजिकल विड्रॉल है आपकी। तो ये 10 कंडीशंस हैं जो बेसिकली साइकोलॉजिकल और फिजिकल विड्रॉल को शो करती हैं। अच्छा, अब रिलेशनशिप अमंग विड्रॉल बिहेवियर्स, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। 3 स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। वन सेज दैट इंडिपेंडेंट फॉर्म मॉडल, कि दैट इज वेरियस विड्रॉल बिहेवियर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उनका आपस में कोई तल्लक नहीं है। जिस तरह आप अगर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो डे ड्रीमिंग का आपके फिजिकल विड्रॉल से कोई तल्लक नहीं होगा। डे ड्रीमिंग की वजह से कोई और चीज़ इफेक्ट नहीं होगी। जिस तरह डे ड्रीमिंग से एक बंदा क्विट नहीं करेगा, डे ड्रीमिंग से बंदा एब्सेंट नहीं रहेगा, डे ड्रीमिंग से बंदा मून लाइटिंग नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह मून लाइटिंग अगर बंदा कर रहा है कि वो रिसोर्सेज को जो है वो ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और जॉब को नहीं कर रहा, तो उससे कभी ऐसा नहीं होगा कि वो बंदा जो है वो अगले दिन एब्सेंट रहेगा। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट फॉर्म मॉडल कहलाता है। कंपेंसेटरी फॉर्म मॉडल ये कहता है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, यानी उनमें नेगेटिव रिलेशन मौजूद है। जिस तरह देखिए ना, अगर एक बंदा लॉन्ग ब्रेक्स ले रहा है तो अब उससे क्या होगा कि वो मीटिंग मिस नहीं करेगा। ठीक है, यानी अगर वो लॉन्ग ब्रेक ले रहा है तो ये चांस है कि वो मीटिंग में ज़रूर आएगा। तो लॉन्ग ब्रेक बढ़ने से मीटिंग में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहा है तो मीटिंग में आ रहा है। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर एक बंदा मून लाइटिंग कर रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मून लाइटिंग की वजह से वो अपनी जॉब का काम नहीं कर रहा और मकासद के लिए चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, तो चांस है कि वो एबसेंट नहीं रहेगा, उसकी एबसेंटिज्म कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये कहता है ये कंपेंसेटरी फॉर्म है, कि एक जो है वो दूसरे को कंपेंसेट करता है, यानी उनमें नेगेटिव रिलेशन है। देन प्रोग्रेशन मॉडल है, दैट मॉडल सेज दैट कि वन जो विड्रॉल बिहेवियर है दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद अदर, एक इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज होता है। लाइक एक बंदा जो एब्सेंट रहता है, समझ जाएं कि वो जॉब छोड़ने लगा है। एक बंदा जो मीटिंग्स छोड़ रहा है, समझ जाएं कि अब वो एब्सेंटिज्म की तरफ जाएगा और वो जॉब को छोड़ेगा। पॉजिटिव रिलेशन है, मीटिंग्स मिस करना बढ़ी हैं तो उसकी क्विटिंग के चांस भी बढ़ रहे हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये प्रोग्रेशन मॉडल कहलाता है। अब कुछ ट्रेंड्स हैं बच्चों जो इफेक्ट कर रहे हैं बेसिकली अफेक्टिव कमिटमेंट को या ओवरऑल कमिटमेंट को आप कह सकते हो। उनमें डाइवर्सिटी एट वर्क है, कि वर्क प्लेस के ऊपर जो है डाइवर्सिटी वो क्या है। वर्क प्लेस के ऊपर डाइवर्सिटी के वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। जब एक जगह पे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के लोग काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। लाइक आप देखें, एज की बेस पे डाइवर्सिटी है, जेंडर की बेस पे डाइवर्सिटी है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन की बेस पे डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सारी डाइवर्सिटी जो है इसकी वजह से भी कमिटमेंट का लेवल मुख्तलिफ होगा। जैसे हमने पहले बात की थी कि कमिटमेंट की एक फॉर्म है अफेक्टिव कमिटमेंट। तो अफेक्टिव कमिटमेंट बेसिकली आपकी अफेक्शन से होती है। तो अफेक्शन किन के साथ हमारी ज़्यादा हो सकती है, जब हमारे सेम करेक्टरिस्टिक्स के लोग होंगे या डिज़ायर्ड लोग होंगे। तो अगर आपके दोस्त हैं, सेम उम्र की दोस्तियाँ होंगी आपकी, ठीक है, कम चांस है कि आपकी डिफरेंट एज के लोगों से दोस्तियाँ। इसी तरह बच्चों रिलीजियस डाइवर्सिटी है,
एथनिक डाइवर्सिटी है, तो इनकी वजह से भी जो कमिटमेंट के लेवल हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक प्लेस के ऊपर अगर डाइवर्सिटी को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो लोगों की कमिटमेंट बढ़ जाती है। देन चेंजिंग एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, ये बदल रहे हैं, इनकी वजह से कमिटमेंट बदल रही है। जिस तरह मल्टीनेशनल्स है, आप देखें अब पाकिस्तान में भी मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं, कोक है, पेप्सी है, इसके अलावा 100 टोयोटा, होंडा, सुजुकी, ये सारी मल्टीनेशनल्स हैं। अब ये जो फर्म्स हैं, जब ये फर्म्स मैनेज करती होंगी, सपोज पाकिस्तान में कोका कोला का प्लांट है, तो कोका कोला के प्लांट पे कोक की पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट होंगी, साथ साथ लोकल पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट होंगी। तो सुपरवाइजर लोकल होगा, पॉलिसी जो है वो अमेरिकन होगी, तो एक अजीब सा जो है वो माहौल सा बनेगा वहाँ पे। अब जो कमिटमेंट है उसको मैनेज करना इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क। हो सकता है पॉलिसी अच्छी हो, बास ना अच्छा हो सकता है बास अच्छा हो, पॉलिसी अच्छी ना हो। देन साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्म्स होती हैं जिनसे कमिटमेंट इन्फ्लुएंस होती है। लाइक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसपे एम्प्लॉइज ये फील करते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई जिम्मेदारी और ऑर्गेनाइजेशन की मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी, ये साइकोलॉजिकल है, जहनी तौर पे आप फील करते हैं। ट्रांजैक्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जब मॉनेटरी बेनिफिट्स की बेस पे आप कहते हो, आप कहते हो कि मैंने 20 घंटे काम किया तो मुझे 20 घंटे का ओवर टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। तो या आप कहते हो मुझे 20 घंटे ओवर टाइम यहाँ मिलता है, तो ये भी ट्रांजैक्शनल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। देन रिलेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ओपन एंडेड एंड सब्जेक्टिव ऑब्लिगेशंस होते हैं जो रिलेशन के बेस पे होते हैं। आपका रिलेशन बड़ा अच्छा है वहाँ पे, नॉर्म्स बड़ी अच्छी हैं, आपका तलक बना हुआ, दोस्तियाँ बनी हुई है, रिश्तेदारी है वहाँ पे, तो ये रिलेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, तो इनसे भी कमिटमेंट जो है वो इफेक्ट होती है। देन पेंडेमिक्स जैसी सिचुएशन भी वो जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे देखें ना, वर्क फ्रॉम होम है, अब लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो लोग तो कभी भी स्विच नहीं करेंगे अब ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वैसे भी हालात बड़े पुअर हैं, ठीक है, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। तो जॉब इनसिक्योरिटी के बढ़ने से, वर्क फ्रॉम होम होने से अब जॉब स्विच करने की जरूरत ही नहीं है, तो लोगों की यहाँ कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट बड़ी हुई होगी रादर देन अफेक्टिव या नॉर्मेटिव कमिटमेंट। देन उसके बाद बच्चों है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, ये भी एक कमिटमेंट इनिशिएटिव है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करें और एम्प्लॉइज ये फील करें कि दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो फीलिंग्स हैं ये POS कहलाती हैं, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। इनके थ्रू भी कमिटमेंट बढ़ती है। अब आपका एक छोटा सा टास्क है, आपने करना क्या है, इसको ज़रा गौर से सुने। यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 मेंबर्स। देन आपने 1 साल की सर्फिंग करनी है, ठीक है। ये मैं CR को कह दूंगा, CR आपको वो असाइन करेंगे, लेकिन पहले आप ग्रुप बनाएंगे। आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है और उसे एक ईयर को, जिस तरह पहला जो ग्रुप है, सपोज CR का ग्रुप हो, पहला ग्रुप होगा, उन्होंने 2020 को एज अ बेसलाइन ईयर लेना है और उन्होंने गूगल स्कॉलर पे जाके ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट वेरिएबल लिखना है और उसकी 10 स्टडीज डाउनलोड करनी है जो 2020 की होंगी। अच्छा, उनको आप लोगों ने जो है रीड करना है। अब उनमें से इंफॉर्मेशन कुछ आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं, नीचे आपको लिखा हुआ है प्रिडिक्टर्स ऑफ कमिटमेंट यूज इन दैट स्टडी, कि उन्होंने कमिटमेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया होगा तो उसके प्रिडिक्टेड कौन से, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से। तो क्राइटेरिया आपको ये मिला कि कमिटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो किसी स्टडी में, या वो मीडिएटर हो या वो डिपेंडेंट हो, उसको आपने लेना है। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कमिटमेंट दैट हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड। आपने देखना उनमें इफेक्टिव डिस्कस हुई है, कॉन्टिन्यूस डिस्कस हुई है, नॉर्मेटिव डिस्कस हुई है, या ओवरऑल डिस्कस हुई है। देन आइडेंटिफाई द सेक्टर एंड कंट्री ऑफ स्टडी, किस सेक्टर में स्टडी हुई, किस मुल्क में स्टडी हुई। फिर आपने रिलेशनशिप फाइंड करने हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव और नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग और वीक। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो भी करनी है आपने, आपने आइडेंटिफाई करना है सैम्पल साइज, कि सैंपल साइज क्या है जो जिसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, ठीक है। तो ये काम करनी है आपने और इसको रिपोर्ट करना है और 7 डेज के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी है। तो पहला ग्रुप CR का ग्रुप होगा हर क्लास का, उन्होंने 2020 लेना है। दूसरा ग्रुप उसको CR असाइन करेगा, सेकेंड एंड ऑनवर्ड, उस उन्होंने 2019 लेना है, थर्ड ने 2018 लेना है, फोर्थ ने 2017 लेना है, फिफ्थ ने जो है 2016 लेना है, एंड इस तरह आपने एक सीक्वेंस के साथ चलना है, ठीक है बच्चों। तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को मेन वेरिएबल लेके उसको उन आर्टिकल्स को डाउनलोड करना है, ये 10। नेक्स्ट जो विड्रॉल का है वो टास्क हम जो है वो बाद में करेंगे। तो दिस इज योर टास्क एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल। तो इंशाल्लाह जो है बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में इसकी करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।